हमने आज़ादी बड़ी कुर्बानियों से हासिल की है। तो ये क़ुव्वतें फिर पैदा की जाती हैं किसी मुल्क के अंदर जब वो आपसे मायूस हो जाती हैं कि आपके रवैये अब अदमी इस्तेहकाम का सबब नहीं बन रहे, तो फिर नई क़ुव्वतें तश्कील देनी होती हैं ताकि उनके जरिए से अदमी इस्तेहकाम पैदा किया जाए। पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिशों की एक तारीख है। अब जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं या जो हमारे नजरिए को पसंद नहीं करते, नजरिए को, पाकिस्तान के नजरिए को, या हमारे वजूद पर जो जिन्हें तकलीफ है पाकिस्तान के वजूद की, जाहिर है वो कभी नहीं चाहेंगे ये मुल्क मजबूत हो। अगर आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, जमहूरी हुकूमत के खिलाफ, जमहूरी निज़ाम के खिलाफ साजिशें हैं, तो आप बताइए कौन कौन? हम हैं बैठे, हम बचा लेंगे अपनी जमहूरियत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, 15 जुलाई 2016 को तुर्की की अवाम ने फौजी बगावत को कुचल दिया। अवाम सड़कों पर निकले, अपनी जानों का नजराना पेश किया और टैंकों के सामने खड़े हो गए, जिसके नतीजे में फौजी बगावत नाकाम हो गई। इस बगावत की नाकामी का जश्न आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तुर्क अवाम बड़े जोश और जज्बे से इस जश्न को मना रहे हैं और दुनिया को यह पैगाम दे रहे हैं कि तुर्क अवाम ने फौजी बगावत को जिस अंदाज से कुचला था, वो अंदाज शायद दुनिया में ही अपनाया जा सकता है। दूसरी जानब दिलचस्प बात यह है कि आज पाकिस्तान के अंदर भी तुर्की के इस फौजी बगावत के नाकाम करने के दिन के हवाले से बैनर्स लगे हैं, जिनमें यह पैगाम दिया जा रहा है कि तुर्की के उन लोगों को सलाम पेश किया जा रहा है जिन्होंने इस बगावत को कुचला था। गोया यह तासर दिया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसे ही हालात हैं और पाकिस्तान के अवाम भी शायद इस कदर बेदार हो चुके हैं कि अगर इस बार किसी ने शब खून मारने की कोशिश की तो पाकिस्तान के अवाम टैंकों के सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन तारीख ये बताती है कि हमने जब भी देखा, जब फौजी डिक्टेटर आया, सियासतदानों के एक मखसूस तबके ने उसे वेलकम कहा, मिठाइयां बांटी गई और यह तासर देने की कोशिश की गई कि जो जमहूरी हुकूमत थी वो बड़ी गलत हुकूमत थी, उसको हटाया जाना अज हद जरूरी था। लेकिन तारीख इस बात की भी गवाह है कि जिस डिक्टेटर ने जमहूरी हुक्मरान को हटाने की कोशिश की वो हुकूमत से तो हट गया, लेकिन उसे पाकिस्तान की सियासत से निकाला नहीं जा सका। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, जुल्फकार अली भुट्टो मर गए, लेकिन पीपल्स पार्टी जिंदा हो गई। मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाल के मुल्क से बाहर भेज दिया गया। वापस लौटे तो अवाम ने एक बार फिर उन पर एतमाद किया और मुस्लिम लीग को पाकिस्तान की सियासत से खत्म नहीं किया जा सका। इसके बावजूद कि आमरीयत के दौर में पलने वाली पार्टियां बनती रही, लेकिन उसके बावजूद जब आमरीयत का दौर खत्म हुआ तो वो पार्टियों का नामो निशान तक मिट गया। क्या पाकिस्तान के हालात ऐसे ही हैं कि जैसा तुर्की के अंदर हुआ कि फौजी कू हो गया, उसके बाद अवाम खड़े हो गए, या ये बैनर्स किस चीज की निशानदेही कर रहे हैं? आज के प्रोग्राम में इस सूरत को जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर सहाफी हैं, तजियाकार हैं, आमरीतों को और जमहूरी दौर को उन्होंने बड़े करीब से देखा है। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान के ऐसे ही हालात हैं और क्या पाकिस्तान के अवाम अब इतने बेदार हो चुके हैं कि अगर कोई शब खून मारा जाए, अगर हुकूमत जमहूरी हुकूमत को हटाने की कोशिशें हुई तो अवाम सड़कों पर आ जाएंगे, इसका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे तुर्की, जहां फरक सुहेल गोंदी साहब मौजूद होंगे हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे कि तुर्की के हालात और पाकिस्तान के हालात में क्या मुमासलत है। फिर आएंगे पाकिस्तान, जहां कमर उस्मान कारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पीपल्स पार्टी की बड़ी तारीख है। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब के पास। शामी साहब, क्या लग रहा है आपको? लाहौर में बैनर्स लगे हैं तुर्की में बगावत कुचले जाने के दिन को। जिस रोज तुर्की की बगावत कुचली गई उसी रोज पाकिस्तान के अंदर जो है वो सूरत हाल है कि आज ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तान के लोग भी बेदार हो चुके हैं। क्या लग रहा है आपको? शामी साहब के साथ गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ते हुआ है। हम आपको एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं इन हालात के हवाले से, उसके बाद वापस आएंगे तो मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे तजिया लेंगे पाकिस्तान की सारी सियासी सूरत हाल का। पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। 15 जुलाई 2016 वो दिन था जब तुर्क अवाम ने फौजी टैंकों के सामने लेटकर मुल्क में जारी जमहूरी निजाम को बचाया। जमहूरियत बचाने की इस जद्दोजहद में 250 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। बाद अज़ां बगावत के इल्जाम में हजारों अफराद को मुलाजमतों से बर्खास्त और गिरफ्तार किया गया। तुर्की में अब तक 4 मुंतखब हुकूमतें फौजी बगावत का शिकार हुई हैं, जबकि 2 फौजी बगावतें नाकाम भी हुई।
पहली 2013 में और दूसरी गुज़िश्ता साल 15 जुलाई को, जब फौजी बूटों की चाप जमहूर की ललकार के सामने मान पड़ गई। तुर्की में पहली फौजी बगावत 1960 में हुई, जब जनरल कमाल गर्सिल ने हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान कशीदगी का फायदा उठाते हुए मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया। इस बगावत के बाद मुंतखब वजीर आजम अदनान मेंदरेस को 1960 में फांसी दी गई, जिन्होंने अपनी वजारत उज़्मा के दौर में मुल्क में अजान पर आयद पाबंदी खत्म की थी। दूसरी बार मार्च 1971 में तुर्क फौज ने हुकूमती उमूर में मुदाखलत की और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ममदूह तगमग ने वजीर आजम सुलेमान डेमरल को खत लिखकर तर्ज हुकूमत बेहतर बनाने की हिदायत की, जिस पर सुलेमान डेमरल ने इक़्तिदार से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। ताहम मुल्क कई साल तक सियासी अदमो इस्तेहकाम का शिकार रहा। 1980 में जनरल्स के ग्रुप ने तीसरी मर्तबा मार्शल लॉ नाफिज किया। ये सबसे बदतरीन मार्शल लॉ कहलाता है, क्योंकि इसमें एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख अफराद को गिरफ्तार किया गया था, जबकि कई अफराद को फांसियां भी दी गई। एक आईनी तरमीम के जरिए 2010 में तुर्क अदालतों ने 1980 की बगावत पर 3 जनरल समेत 300 से ज्यादा फौजी एहलकारों को सजाएं भी सुनाई। इन बगावतों पर जनरल्स को 20-20 साल कैद की सजा दी गई, लेकिन चूंकि उनकी उम्रें 80 साल से ज्यादा थी, लिहाजा अपील पर उनको माफ कर दिया गया। तुर्क फौज ने चौथी मर्तबा 1997 में इस्लामिक वेलफेयर पार्टी की सरबराही में बनने वाली मखलूत हुकूमत का तख्ता उलटकर मार्शल लॉ लगाया और मौजूद होने वाले वजीर आजम नजमुद्दीन अरबकान पर सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी भी आयद कर दी। दिलचस्प बात यह है कि ऐन उस वक्त जब तुर्की में मौजूदा सदर तैयब एर्दोगान के खिलाफ नाकाम फौजी बगावत का 1 साल मुकम्मल हो गया है, और इसी सिलसिले में आज दुनिया भर में मुकीम तुर्क शहरी रैलियां और जलसे जुलूसों का इनेकाद करके जश्न मना रहे हैं। इसी जश्न के असरात गुज़िश्ता रात लाहौर की सड़कों पर तुर्क अवाम से इज़हार यकजहती के लिए बैनरों में वाज़ेह नजर आया। पाकिस्तान की 69 साल तारीख में 33 साल आमरीत की नजर हो गए। इस दौरान जनरल अयूब, जनरल याहिया खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ ने जमहूरियत पर 4 बार सबे खून मारा। इन जर्नलों ने अपने अदवारे हुकूमत में एहतसाब के लिए एब्डोलॉ, करतास अबेज और नैब के इदारे बनाए। एहतसाब के नाम पर बनाए गए इन इदारों के नाम तो मुख्तलिफ थे, मगर काम सिर्फ एक ही लिया गया, और वो है सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब। पाकिस्तान में 4 फौजी बगावतें ऐसी थीं जो कामयाब हुई और 4 ही ऐसी थी जो नाकाम हुई। गुज़िश्ता रात जब लाहौर की सड़कों पर जमहूरियत के हक में बैनर लगे तो सियासी और सहाफती हलकों ने इस पर मुख्तलिफ तज्जिए किए। खासकर इन बैनर्स की टाइमिंग पर बहुत से सवालात उठाए गए कि एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में वजीर आजम नवाज शरीफ का एहतसाब हो रहा है और बहुत से हलके इसे साजिश भी करार दे रहे हैं, तो इन बैनर्स का लगना किसके लिए पैगाम है? और क्या अगर वजीर आजम एहतसाब की सूरत में नाअहल हो जाते हैं तो क्या उनके लिए भी अवाम इसी तरह सड़कों पर निकलेंगे जैसे तुर्क अवाम अपने सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए अनकरा की सड़कों पर निकले थे? क्या पाकिस्तानी अवाम भी इतनी ही जमहूरियत पसंद है जितनी तुर्क अवाम? क्या पाकिस्तानी अवाम को गुज़िश्ता 9 साल से जमहूरी अमल के समरात मिल रहे हैं? ये सवाल बड़ा गौर तलब है कि पाकिस्तान को नुकसान आमिरों ने पहुंचाया या सिविल हुक्मरानों ने। इससे बढ़कर एक और अहम सवाल भी है कि जमहूरियत को पनपने का मौका किसने नहीं दिया? साजिशों के ताने बाने तो हर दौर में बुने जाते रहे हैं, इसीलिए एक बार फिर सवालात उठ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री आपने देखी, मसद मौजूद है सीनियर सहाफी व तजियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुजीबुर रहमान शामी साहब, लाहौर में बैनर लगे हैं, 1 साल मुकम्मल हुआ, तुर्की में फौजी बगावत कुचली गई। ये बैनर्स क्या पैगाम दे रहे हैं? पाकिस्तान और तुर्की के हालात में क्या मुमासलत है, और क्या पाकिस्तान के हालात वाकई आजकल ऐसे ही नजर आते हैं कि कहीं हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सकता है? इन बैनर्स की जरूरत क्यों महसूस हुई? नसरुल्लाह साहब, ये जो बैनर लगाने वाले हैं उन्होंने इसकी क्या जरूरत महसूस की है वो तो यही बता सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर तो ये मालूम होता है कि जमहूरियत के साथ अपनी वाबस्तगी के इज़हार के लिए और तुर्क अवाम के साथ यकजहती के इज़हार के लिए बैनर लगाए गए हैं। और इसमें कोई शुबा नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान में एक इस बात पर कंसेंसस है कि यहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए और जमहूरी अमल में कोई खलल नहीं पड़ना चाहिए। आप देखें जो अपोजिशन पार्टीज जो हैं जिनका इज्तिमा हुआ है और जिन्होंने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा किया है, उन्होंने भी ये बात कही है कि मुस्लिम लीग नून अपने दूसरे अरकान में से कोई रुकन जो है उसको वजीर आजम बना दे। उन्होंने जल्द इंतखाबात का मुतालबा भी नहीं किया और कहा है कि इंतखाबात अपने वक्त पर यानी 2018 ही में होने चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है
उसके साथ अपोजिशन और हुकूमत की कमिटमेंट बड़ी वाज़ेह है और अब ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आती कि अगर हमारा दस्तूरी निज़ाम तलपट हो तो उसका उसी तरह खैर मकदम किया जाएगा जिस तरह के माजी में होता रहा। हाँ, अगर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान महाज आराई नुक्ता अरूज को पहुंच जाए और सड़कों पर एक दूसरे से वो निपटना शुरू कर दें और एहतजाज की कुछ शदीद लहर उठ खड़ी हो और अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान तसादुम की कैफियत पैदा हो जाए तो फिर मामला मुख्तलिफ हो सकता है और फिर कौम की जो मज़ाहमत है मार्शल्लाह के बारे में उसमें कमी वाक़ हो सकती है। तो माजी के हवाले से अगर आप देखें, माजी में जब भी मार्शल्लाह लगा है सियासी जमातों ने और हुकूमत की मुखालिफ सियासी जमातों ने उसका खैर मकदम किया है। जब भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म हुई तो उनके खिलाफ एक मुल्कगीर तहरीक चलाई जा रही थी और इल्जाम यह था कि उन्होंने 70 के इंतखाबात में मुनज़्ज़म धांधली की है। और जब जनरल ज़ियाउल हक बरसरे इक़्तिदार आए तो भुट्टो साहब के जो मुखालफीन थे उन्होंने पूरे पाकिस्तान में हलवे की इतनी देगें पकाई कि चीनी खत्म हो गई पूरे मुल्क से, घी खत्म हो गया और सूजी खत्म हो गई और शादियाने बजाए। और जब परवेज मुशर्रफ साहब आए तो उस वक्त पीपल्स पार्टी जो थी उसने मुसर्रत का इजहार किया, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अपने कारकुन जो थे वो भी घरों में दुबक गए और उन्होंने फौरी तौर पर रद्द अमल का इजहार नहीं किया। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। इस वक्त जो हालात हैं उनमें मैं नहीं समझता कि कोई फौजी मदाखलत हो सकती है या उसको कबूल किया जा सकता है। देखिए शामी साहब, ये बताइएगा अगर हालात ऐसे होते हैं, किसी बंद गली में जाने की बात हो रही है, फिर ये तजिए भी किए जा रहे हैं कि खास हल्का ये तजिए भी कर रहा है कि 2 साल के लिए कोई निगरान सेटअप आ जाए, एहतसाब शुरू हो जाए, सबका एहतसाब हो जाए, उसके बाद मुल्क में फिर आम इंतखाबात हों। क्या इस किस्म की किसी फार्मूले की गुंजाइश है? शामी साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या ये जो बातें की जा रही हैं कि 2 साल के लिए सेटअप आ जाए, कुछ निगरान सेटअप बन जाए, एहतसाब मुकम्मल करे, उसके बाद इंतखाबात हों, कोई इस किस्म के फार्मूले, क्या इस किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद है अभी मौजूदा हालात में? गालिबन शामी साहब से हमारा रब्ता मुनक़िते हो गया। फरख्सल गोंदी साहब, आपकी तरफ आता हूं। तुर्की में आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या लग रहा है आपको तुर्की के लोग तो आज इस बात पे खुश हैं कि आज उन्होंने जिस बगावत को कुचला था उसका 1 साल मुकम्मल हुआ, क्या मुमासिल लगती है आपको पाकिस्तान और तुर्की के हालात में? पाकिस्तान में भी बैनर्स लगे हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, क्या तुर्की के अवाम की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरियत के लिए इस हद तक अवाम में शऊर पैदा हो चुका है? शुक्रिया रसूलुल्लाह मलिक साहब। पहली बात तो यह है कि तुर्की में 4 मार्शल नहीं लगे। आपकी रिपोर्ट में 97 में एक मार्शल का जिक्र है, मार्शल नहीं था लगा, वो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने नजमुद्दीन अरबकान को डिस्क्वालीफाई किया था, फौज नहीं आई। 1980 तक 3 मार्शल लगे। दूसरी, शामी साहब ने एक बात बड़ी दिलचस्प की है कि 1970 में चीनी खत्म हो गई, सूजी खत्म हो गई, हलवा खत्म हो गया। पता नहीं शामी साहब ने देग हलवे की खुद भी पकाई थी कि खाई थी भुट्टो के हुकूमत के खात्मे की। अब मैं आता हूं, तुर्की और पाकिस्तान के ममासलत कोई नहीं है हालात की। तुर्की में एक फौजी बगावत हुई थी, वजीर आजम या सदर के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं था, पॉलिटिकल पार्टीज कोई मूवमेंट नहीं थी चला रही, पॉलिटिकल पार्टी रेजिग्नेशन का डिमांड नहीं थी कर रही। एक मिलिट्री कू डाटा हुआ और तुर्क हुकूमत ने कहा कि चंद लोग हैं, और ये जो सड़कों पे शिकस्त हुई, सड़कों पे कू नहीं होती, जो मुकाबला हुआ वो यहाँ की पुलिस हेडक्वार्टर्स में, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में, मिलिट्री बेसिस पे हुआ था और एनकाउंटर किया था फौज और पुलिस ने, उसके बाद सड़कों पर आए। अब आता हूं मैं पाकिस्तान और तुर्की के हालात की कोई मुमासलत ही नहीं है। तुर्की में एक फौजी बगावत हुई, नाकाम हुई, अपोजिशन ने बगावत की, मुखालफत की। ये बगावत अर्दवान के खिलाफ हमायत नहीं की अपोजिशन ने, अपोजिशन पार्टीज ने बगावत के बाद मुश्तरका जलसा किया इस्तांबुल में। लेकिन पाकिस्तान के हालात ये हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ ये साबित करना चाहते हैं कि उनके खिलाफ 1977 की तरह जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ कोई साजिश हुई है। जैसे
जुल्फिकार अली भुट्टो ने 28 अप्रैल 1977 को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में साजिश का जिक्र किया था और राजा बाजार में साइरस वांस अमेरिकी वजीर खारजा का खत लेकर आ गए थे कि मेरे खिलाफ एक गैर मुल्की साजिश है, और इस साजिश के मुज़ाकरात के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो ने पेरिस में एक खुफिया डेलीगेशन भेजा था। 50 सफात की रिपोर्ट का अमेरिकियों से मुज़ाकरात भी हुए थे। तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई मिलिट्री बगावत का आसार नहीं है। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक रेफरेंस है, उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने बाहर ऑफशोर कंपनियां बनाई, उनके खानदान पर इल्जाम है कि उन्होंने करप्शन की, उनके खानदान पर इल्जाम है कि उन्होंने इलीगल और यहां से मनी लॉन्ड्रिंग की। अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो ये जमहूरियत का हुस्न है कि उनकी पार्टी से जफर अली शाह वजीर आज़म बन जाए, राजा जफर। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। शामी साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। मैं शामी साहब से जानना चाह रहा हूँ, शामी साहब जो बात की जा रही है इस वक्त, जो हुक्मरान जमात है वो बार बार साजिशों का जिक्र कर रही है, बार बार इस बात को इंदिया दिया जा रहा है इस बात का कि कोई ना कोई कठपुतलियां उनको इक़्तिदार से हटाना चाहती हैं। इस किस्म के खदशात का इजहार क्यों किया जा रहा है जबकि उनके खिलाफ एक रेफरेंस मौजूद है या उनके खिलाफ केसेस मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत है, GIT की रिपोर्ट सामने आ गई। सियासतदानों को फील क्यों होता है पाकिस्तान के अंदर कि उनके खिलाफ कोई ना कोई साजिश हो रही होती है जिसकी बिना पर उनको हटाया जाता है? अभी ये बात बयान हो रही थी कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ जो साजिश हो रही थी उन्होंने उसकी तफसील बयान की थी। देखिए बात यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जब इक़्तिदार से महरूम हुए तो उनके खिलाफ एक पुरानी FIR जो उनके दौर में कटी थी उसका मुकदमा चलाया गया और उसके मुद्दई आज भी मौजूद हैं, अहमद रजा कसूरी साहब। और उसमें खुली अदालत में मुकदमा चला। सुप्रीम कोर्ट ने कसरत राय से उनके खिलाफ फैसला दिया और उनको फांसी की सजा हो गई। इसके बावजूद आज भी उनके हामी जो हैं उनकी सजा को जुडिशियल मर्डर करार देते हैं। हालांकि FIR उस वक्त भी मौजूद थी, बंदा भी मरा था, मारने वाले भी इकरार कर रहे थे FSF के कि हमने मारा है, और सुप्रीम कोर्ट के 7 जज इस बात पर मुत्तफिक थे कि मोहम्मद अहमद खान को FSF के कारिंदों ने मारा है। उन्होंने खुद आके एतराफ किया था अदालत में और उनको भी फांसी मिली थी। तो अब आप मुझे बताएं, इतने वाज़े शवाहद के होते हुए, गवाहियों के होते हुए, आज उनकी सजा को पीपल्स पार्टी वाले और उनके हामी जो हैं वो जुडिशियल मर्डर कैसे करार देते हैं? ठीक। और आज वो एक मुख्तलिफ बात कैसे कह रहे हैं? ठीक। देखिए जो आप मुझे बताएं, जो पनामा की बात हो रही है, जी पनामा में तो 400 आदमियों के नाम आए थे, वो 399 कहां हैं? वो उनका कोई नाम सुना है किसी ने? कोई अदालत जो है उस पर किसी ने कोई नोटिस जारी किया, किसी ने दरखास्त वहां गुजारी, किसी ने कोई हंगामा किया, कोई FBR, कोई नैब उनके खिलाफ हरकत में आई? सिर्फ शरीफ खानदान के खिलाफ हरकत में आई है, और वो भी इस तरीके से कि उनके बाप दादा के जमाने का हिसाब जो है वो किया जा रहा है, जो अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। और जिस तरीके से देखिए सुप्रीम कोर्ट में अगरचे के कार्रवाई हुई है, उसकी निगरानी में GIT बनी है, लेकिन जिस तरह उसके नाम तजवीज हुए हैं, फिर GIT में पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में पहली बार 2 मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो और ISI के नुमाइंदे जो है उसमें मौजूद थे। ये कौन सी GIT दुनिया में ऐसी बनती है जहां के फौजी जो इंटेलिजेंस के अदारे हैं वो भी तहकीकात कर रहे हो? और बहुत सी शिकायत हैं, और जिस तरह पे उनके नाम तय किए गए और तजवीज किए गए, और ये बातें सारी खुल्लम खुल्ला होती रही हैं। अब GIT की रिपोर्ट आ गई, तो अब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपने एतराजात मांगे हुए हैं। वो सोमवार को जो भी एतराजात हैं मुस्लिम लीग नून को वो पेश कर देगी वहां, या शरीफ खानदान को, तो वो मामला वहां सेटल हो जाएगा। लेकिन ये उसका कानूनी पहलू है। उसका सियासी पहलू जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से डील होगा, और उसका एक और डायमेंशन उसकी अलग है, और वो उसी तरीके से उसका जिक्र होता रहेगा। और मुस्लिम लीग नून की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें इसके हवाले से सवालात उठते रहेंगे।
शामी साहब, जो इस कानूनी वक्त और सियासी दोनों मामला अलग अलग तरीके से। जी शामी साहब, अगर हम सियासी हालात की बात करें, जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, क्या आपको लगता है अगर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आता है, मुस्लिम लीग इंटैक्ट रह सकेगी और क्या लोग सड़कों पर निकलेंगे जो मुस्लिम लीग तो कर रही है? सड़कों में खुशी में निकलेंगे। देखिए, सवाल यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये फैसला आता है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, जी, तो वो अपना, मुस्लिम लीग की अक्सरियत मौजूद है, वो अपना नया वजीर आजम जो है वो मुंतखब कर सकती है या नवाज शरीफ साहब नामजद कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि मुस्लिम लीग हंगामे का प्रोग्राम बना रही है, क्योंकि अगर आप सड़कों पे आएंगे और वहां तसादुम की कैफियत होगी तो उससे फिर जमहूरी अमल मुतासर हो सकता है, उस पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। तो जब मुस्लिम लीग नून के पास असेंबली में मेजॉरिटी है और जब पंजाब में उनकी हुकूमत कायम है, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत कायम है, तो फिर उन्हें क्या जरूरत है कि वो सड़कों पे आए और मामलात को मनफी तौर पर मुतासर करें। तो शामी साहब, आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगा, शामी साहब आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगा जी शामी साहब, मैं आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जो इस वक्त हालात हैं, क्या हमारे इदारों ने माजी से कुछ सबक सीखा है? जब हम बात करते हैं कि माजी के तजर्बात जो हैं हमारे नाकाम हुए हैं सियासी पार्टियां बनाने के, तोड़ने के, क्या हम इससे आगे बढ़ चुके हैं या वहीं पे खड़े हैं? नहीं, मेरा ख्याल है सबक जरूर सीखा गया है और अब पाकिस्तान में मार्शल्ला का मार्शल्ला की कोई सूरत में पैदा होते हुए नहीं देख रहा। फौजी क़यादत इस वक्त इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, जबकि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ है। उसके दो तवील जो है सरहदें दो हमसायों के साथ मिलती हैं और दोनों सरहदें गर्म हैं इस वक्त। तो ऐसी सूरत में कोई एडवेंचर नहीं हो सकता पाकिस्तान में। और मेरा ख्याल है अगर ऐसा खुदा न खास्ता किसी के देन में है तो फिर मुल्क की सालमियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच जाएगा। तो मेरा ख्याल पाकिस्तान में जमहूरी अमल बरकरार रहेगा और इंशाअल्लाह उसी के अंदर से मुस्तकबिल का रास्ता निकलेगा। बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफी व तज्ज़ियाकार। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे तुर्की से फरक सुहेल गोंदी साहब और कमरुज़्ज़मान कारा साहब पाकिस्तान से। उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या पाकिस्तान के अंदर वाकई जमहूरियत इतनी मजबूत हो चुकी कि हम तुर्क अवाम को यहाँ से बैठ के उनको सलाम पेश करें और अपने अवाम के बारे में हमारी राय क्या है, हम क्या सोचते हैं, इसके बारे में बात होती है। आपने शार्ट में प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। फरक सुहेल गोंदी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। गो तुर्की और पाकिस्तान के हालात में मुमासलत ना भी हो, लेकिन एक बात तो नजर आती है कि पाकिस्तान के अवाम ने भी जमहूरियत का साथ दिया है और डिक्टेटरों ने जब भी आके जमहूरी हुकूमत को हटाया, ऐसी पोलिटिकल पार्टीज खत्म नहीं हो सकी बल्कि दोबारा वापस आ गई। ये तो पाकिस्तान की सियासी तारीख है ना। बिल्कुल, आपने कहा, मैं यही कुछ अर्सा पहले लिख चुका हूं कि पाकिस्तान के लोगों ने 4 मिलिट्री डिक्टेटरशिप को शिकस्त दी और पाकिस्तान की तारीख तुर्की के हवाले से जमहूरियत के पस मंजर में शायद उससे भी शानदार है। और पाकिस्तान के लोग ज्यादा प्रो डेमोक्रेसी हैं। पाकिस्तान में लोग तब्दीली अगर चाहते हैं तो सियासी तब्दीली चाहते होंगे, एहतसाब चाहते होंगे, किसी मिलिट्री डिक्टेटरशिप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने आखिरी दफा फौजी मुदाखलत की तो मुकम्मल तौर पर मार्शल लॉ लगाने से गुरेज करता रहा। पाकिस्तान के अवाम प्रो डेमोक्रेसी हैं और इसीलिए हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर तो तुर्की की फौजी बगावत के खिलाफ तकरीबात हो रही है। मैंने तुर्की में कभी 5 जुलाई के खिलाफ कोई ऐसी बगावत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ यकजहती नहीं देखी। तो हम डेमोक्रेटिक हवाले से तुर्की से बहुत आगे हैं। पाकिस्तान के अवाम का शोर और पाकिस्तान का मीडिया बड़ा डायनेमिक है, बड़ा ताकतवर है। पाकिस्तान के अवाम बड़े ताकतवर हैं, वो ये पसमानदा हैं, गरीब हैं और इनके मुआशी हालात तंग हैं, लेकिन ये अपनी बका जमहूरियत से समझते हैं। ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई बेहतरी आ सकती है तो एक डेमोक्रेटिक तरीके से आ सकती है। इस हवाले से पाकिस्तान के अवाम का शऊर जमहूरी हवाले से बहुत शानदार है। और ये पाकिस्तान के अवाम के शऊर को देखें कि इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क है जहां पर एक औरत को पाकिस्तान के मुआशरे ने, इसको एक मेल डोमिनेटिंग मुआशरा कहता है, बेबी भुट्टो को वजीर आजम बनाया। तो आप ये भी देखें कि पाकिस्तान में कभी मिलिट्री डिक्टेटर जब सियासत इक्तदार से लाता हुआ, वो सियासत में एक कौमी असेंबली की सीट भी लेने के काबिल नहीं हुआ। आप चारों मिलिट्री डिक्टेटरशिप को देख लें,
तो पाकिस्तान का जो अवाम है उनका सियासी शऊर जो है वो जमहूरियत के हवाले से बहुत मैच्योर है और ताकतवर है, और वो तबकाती भी है, और वो उसका एक बुनियाद ये है कि वो 4 मिलिट्री डिक्टेटरशिप को डिफीट कर चुके हैं, और उनका एक जिसको कहते हैं ना एक तजुर्बा है मिलिट्री डिक्टेटरशिप को डिफीट करने का। इसलिए मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई फौजी आमर ये कोशिश करेगा कि मुदाखलत करके इस बहरान में फौजी आमरीत मुसल्लत की जाए। लेकिन गोंदी साहब, जो हम बात करते हैं, सियासतदान भी बात करते हैं कि बाजू मरोड़ने की बात होती है, साजिशों का जिक्र होता है, साजिशें की जा रही हैं, हर हुकूमत इसका तज़किरा करती है, मौजूदा हुकूमत भी कहती है कि उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। जब एक खानदान का एहतसाब होगा तो क्या उनको ये बात कहने का मौका नहीं मिलेगा कि कोई साजिश हो रही है? देखें, एहतसाब सबका होना चाहिए। साजिश मेरा ख्याल है जो हुकूमतें होती हैं, जो रियासत के मामलात होते हैं, साजिशें विद इन सिस्टम, विद इन स्टेट, विद इन सोसाइटी होती हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई ऐसी साजिश है जो जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ जैसे एक साजिश थी। जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी फौजी बगावत होने से बहुत पहले कहा था कि मेरे खिलाफ साजिश है, और मैं आपको रिकॉर्ड में लाना चाहता हूँ, 50 सफ़ों की एक रिपोर्ट बनी थी, पेरिस में गुलाम इसहाक खान गए थे अमेरिकी डिप्लोमेट से मिलने कि ये साजिश है। साइरस वैंस का खत आया था जुल्फिकार अली भुट्टो को, आपकी चढ़ती जवानी थी, पहिया जाम हड़ताल जिस दिन हुई थी, तो जुल्फिकार अली भुट्टो साइरस वैंस का खत लेके आ गए थे, और लाहौर के एक सफारतकार ने इस्लामाबाद के एक सफारतकार को ये कहा था पार्टीज ओवर। एक इस्तीफे के बाद के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर एक बहरान आ रहा है और उसके बाद एक फौज आएगी, और साजिश आपने देखा कि 5 जुलाई से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के दरमियान मुआहिदा हो चुका था। दोबारा इंतखाबात का रिगिंग का जो इल्जाम था जुल्फिकार अली भुट्टो पर, जुल्फिकार अली भुट्टो ने 22 मुज़ाकरात के सेशन किए, लेकिन आज ऐसे नहीं है, आज अमेरिकी साजिश नहीं है, आज नवाज शरीफ के खिलाफ ऐसा कोई उनका रोल नहीं है कि उन्होंने फलस्तीन में कोई हमायत की है, किब्रस के मसले पे हमायत की है, कोई उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह सियासत की है। नवाज शरीफ माजरत के साथ आलमी सरमायादारी के साथी हैं, उनके अलाइड हैं, ये वर्ल्ड कैपिटलिज्म के नुमाइंदे हैं, फाइनेंशियल के। जुल्फिकार अली भुट्टो आलमी सरमायादारी को चैलेंज कर रहे थे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने चाउशेस्को के साथ मिलकर थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कराने का ऐलान कर दिया था। जुल्फिकार अली भुट्टो को अमेरिकी वज़ीर खारजा हेनरी किसिंजर अगस्त 1976 में ये कह के गए थे कि हम आपको तीसरी दुनिया के लिए इबरतनाक मिसाल बना देंगे। तो नवाज शरीफ के खिलाफ ऐसी कोई साजिश नहीं है। तो गोंदी साहब, अगर आप तर्ज हुकूमत की बात करें, तुर्की का तर्ज हुकूमत, पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत, पाकिस्तान के हुक्मरान बहुत क्लोज समझते हैं आप तुर्की के हुक्मरानों को, क्या फर्क क्या है दोनों के तर्ज हुकूमत में? आप सुन के खुश होंगे कि पाकिस्तान में जमहूरियत तुर्की से ज्यादा है। मियां नवाज शरीफ पर जितनी तनकीद होती है, देखें ये लोगों का हक है अपने लीडरों पर तनकीद करने का। अगर ये तनकीद तुर्की में हो तो आप हैरान हो जाएंगे, यहां लाखों लोग गिरफ्तार हो जाएं। पाकिस्तान के हालात जमहूरियत के हवाले से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, पाकिस्तान में एक वोकल मीडिया है, एक वोकल अवाम है, सोशल मीडिया है, हम तुर्की से बहुत आगे जा चुके हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं, अभी पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने एक यूनानिमस करारदाद पास की है कि हम कतर के मसले पे गैर जानबदार रहेंगे। ये दुनिया में, इस्लामी दुनिया की सबसे नंबर 1 पार्लियामेंट है जिसने ये करारदाद पास किया कि हम पार्ट नहीं बनेंगे, और तुर्की की पार्लियामेंट ने ये पास किया कि हम कतर का साथ देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ये फ्रीडम एक्सप्रेशन है। नवाज शरीफ के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ आप मुकदमा कर सकते हैं, अदालत में ला सकते हैं, उनकी बेटी को ला सकते हैं, उनके बेटों को ला सकते हैं, लोगों को ला सकते हैं, आप टीवी पे गुफ्तगू कर सकते हैं। मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं बनता नवाज शरीफ के खिलाफ बोलने पर। तो ये जमहूरियत है, और ये जमहूरियत अवाम ने जद्दोजहद से ली है। ये सिर्फ नवाज शरीफ का सेहरा नहीं है, इस जद्दोजहद में सारी पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है। जमीयत उलमा इस्लाम का रोल है, अवामी नेशनल पार्टी का रोल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल है, मुस्लिम लीग नून का भी रोल है। उन्होंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ स्टैंड लिया है। तो मैं ये समझता हूं कि डेमोक्रेसी को नवाज शरीफ के साथ ना जोड़ा जाए, डेमोक्रेसी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ ना जोड़ा जाए। और आपने देखा कमरुज़्ज़मान कारा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने ये कहा कि आप साजिश लाएं, हम आपका साथ देंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेमोक्रेसी का साथ देती है। गोनी साहब, एक बड़ी बहस है पाकिस्तान के अंदर कि कौन जो है हुक्मरान, क्या आमर ने नुकसान पहुंचाया या जमहूरी हुक्मरान ने? इस पर बड़ी बहस भी होती है। अक्सर बहस में कुछ लोग इस बात का इकरार करते नजर आते हैं कि जमहूरी हुकूमतों में भी बड़ी खामियां रही हैं। क्या आपको लगता है कि किस दौर में ज्यादा नुकसान पहुंचा पाकिस्तान को? देखें जी, ये तो तयशुदा बात है कि पाकिस्तान की नुकसान जो हुआ है वो
यहाँ के मिलिट्री बोनापार्टिज्म जो हुआ है, जो फौजी आमर हैं, उन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी की है। पाकिस्तान में फौजी आमरों ने फौज के अदारे को बर्बाद कर भी किया है, खाली पाकिस्तान को नहीं। आप मशरकी पाकिस्तान का बहरान देख लें, आप ये दहशतगर्दी के पौधे जो उनसे हैं, ये आप क्या आबियारी जो बीज हैं पाकिस्तान में, दहशतगर्दी के जो बच्चे हैं, ये ज़ियाउल हक ने पैदा किए थे। अयूब खान ने पाकिस्तान को अमेरिका की झोली में डाला था। याहिया खान एक नाअहल, नाकाम और एक बदमाश हुक्मरान था, और आपने उसको देखा, वो तो उसकी कोई हुक्मरानी नहीं थी। वो आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं सिविल लीडर, पॉलिटिकल लीडरशिप का, एक मिलिट्री लीडरशिप का? मिलिट्री लीडरशिप का काम है मुल्क का दफा करना, और मैं ये समझता हूं पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के मुल्क का दफा करना चाहती है, हुक्मरानी नहीं करना चाहती। पाकिस्तान की मिलिट्री। लेकिन गोंदी साहब, सियासतदानों की कोताहियां, सियासतदानों की गलतियां, हुक्मरानी का तर्ज जो है उनका, उस पर भी एतराजात उठते रहे हैं। सियासतदानों ने भी कोई बेहतर किरदार अदा नहीं किया मुल्क की तामीर तरक्की के लिए, यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये 3 बड़ी, और उसके बाद 6-7 पॉलिटिकल पार्टियां। ये पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में नहीं आती। ये एक दुरुस्त बात है। ये मरूसी पॉलिटिक्स को आगे लेके आते हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को आगे लेके आते हैं। मियां नवाज शरीफ के खानदान के 65 लोग पावर में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सारी जो हुकूमत है, आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर और काफी सारे लोग कर रहे हैं। इसी तरह पीटीआई में देखेंगे तो आप जरा उनको इक़्तिदार में आने दें, आप देखेंगे कि कितने न्याजी उनके पावर में साथ होंगे। तो ये तनकीद जरूरी है और ये इस्लाह जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी जो सी है पाकिस्तान की, वो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरती। और पाकिस्तान में अगर डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी तो पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अंदर मोर डेमोक्रेसी लाना होगा। पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा कल्चर लाना होगा कि जमहूरियत जो सी है खानदानों से लेकर कर जमहूर तक चली जाए जमातों के अंदर भी। गोंदी साहब, क्या लगता है आपको कि जो हमारी जमहूरी जमातें हैं अब वाकई इस सतह पे आ चुकी है कि कोई ऐसी अगर सूरत पैदा होती है जहां क्लैश की सूरत हो जाए, बंद गली में चले जाएं, तो को उनके पास ऐसा रास्ता निकालने के लिए उनके अंदर इतनी अर्ज है कि वो रास्ता निकाल सकेंगी? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी ताकत खल्के खुदा होती है। खुदा के बाद अल्लाह ताला ने सारी ताकत अवाम को दी है। पाकिस्तान के अवाम पर मेरा इतना यकीन है, मेरी एक दिलचस्पी है चूंकि तुर्की पर, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि पाकिस्तान के अवाम बड़े जुर्रतमंद है, किसी आमर को नहीं आने देंगे और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को भी मजबूर करेंगे। किसी ऐसे सेटअप को, 2 साल का सेटअप, 1.5 साल का सेटअप बिल्कुल नहीं होगा। और शामी साहब ने बात बिल्कुल दुरुस्त की है, जैसे कारा साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब इस्तीफा देते हैं तो उनकी पार्टी एक अक्सरियत पार्टी है, वो पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर नई हुकूमत बना सकते हैं और मार्च में तो उनकी सेनेट में अक्सरियत होने वाली है। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज की ताकत है, अवाम एक सियासी बेदारी रखते हैं, वो किसी आमर को नहीं आने देंगे, जमहूरियत के अंदर कोई नया रास्ता निकालेंगे। बहुत शुक्रिया। फारूक सैयल गोंदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तुर्की से स्काइप के जरिए उनसे हम बात कर रहे थे क्या पाकिस्तान के हालात में और तुर्की के हालात में क्या मुमासलत है। लाहौर में लगे बैनर किसके लिए पैगाम है? चले किसी और के लिए पैगाम हो ना हो, पाकिस्तान के मीडिया के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए एक पैगाम ज़रूर है कि हमें मिलजुल कर जमहूरी रास्ते पर चलते हुए इस मुल्क को तरक्की की जानब आगे लेकर जाना है। इख्तलाफ भी होता रहेगा और एहतसाब भी होता रहेगा। एहतसाब से किसी ने शायद उसको नज़रअंदाज करने की बात नहीं की, लेकिन जब एहतसाब ऐसा होगा जिसमें सबका एहतसाब होगा, सबको होता हुआ नजर आएगा, तो शायद सियासी जमातें उसको अपने लिए इस्तेमाल ना कर सके। आज कलमिया ये है कि शरीफ फैमिली को ये कहने का मौका मिल रहा है कि एहतसाब सिर्फ उनका हो रहा है, बाकी लोगों का अपनामा में बाकी लोग जिनका नाम आया उनका भी एहतसाब साथ साथ शुरू हो जाता। सुप्रीम कोर्ट में सिराजुल हक जो पिटीशन लेकर गए थे उसको भी टैकल किया जाता तो शायद लोगों का एतमाद और बढ़ जाता, JIT के ऊपर भी और इस एहतसाब के ऊपर भी। लेकिन जब खदशात पैदा होते हैं तो फिर सवालात उठते हैं और सवालात उस वक्त तक उठते रहेंगे जब तक साफ शफाफ एहतसाब होता हुआ नजर नहीं आएगा। पाकिस्तानी अवाम जमहूरियत के साथ हैं, पाकिस्तानी अवाम चाहते हैं पाकिस्तान में जमहूरी कदरें परवान चढ़ें, सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरियत आए। हमारी सियासी जमातों का भी एक अलमिया है, जो फारूक सैयल गोंदी साहब बात कर रहे थे, वहाँ भी बादशाहत कायम हो जाती है। हर लीडर ये समझता है कि उसकी बात हर अंदाज में मानी जाए, उसके आगे कोई नो करने वाला ना हो। ये कल्चर सियासी जमातें अडॉप्ट करेंगी तो जमहूरियत भी मजबूत होगी, सियासत भी मजबूत होगी। दूसरा मेरे को इजाज़त दीजिए, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।